प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में करेंगे इसका बी पार्ट, ये अथवा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिए गए चित्र में ओ डी सी और ओ बी ए दो समरूप त्रिभुज हैं। बी ओ सी 125 है, एंगल सी डी ओ 70 है। तो डी ओ सी और डी सी ओ को ज्ञात करिए। उसको पिक्चर में देख लेते हैं। डी ओ सी ये उन्होंने दे रखे हमको। डी ओ सी ये एंगल हो गया और डी सी ओ ये वाला एंगल, ये दोनों हमने निकालने। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सी फिगर है। इसमें हम देखेंगे ये एक 180 डिग्री की लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है और इतना एंगल हमको 125 दे रखा है। तो ये वाला जो इधर वाला एंगल है इसको हम 180 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना बच जाएगा 180 माइनस 125, दैट इज़ 55। तो ये एंगल हमारा आ गया 55। तो ये जो है एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 125 यानी कि 55। तो ये 55 आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल 55 आ गया। इस वाले ट्रायंगल में बच्चों हमको दो एंगल पता चल गई, एक 70 और एक 55 है। तो तीसरा क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो इसको x मान लेते हैं। तो 70 प्लस एक्स प्लस 55, हमको पता है कि सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इसको जोड़ो, 70 और 55 को जोड़ो, 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू के लिए 125 को RHS में भेज देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 125। ये फिर आ जाएगा आपका 55, माइनस करके आ जाएगा 55। तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा 55। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n का हमें नंबर नहीं दे रखा है, लेकिन हमें इसमें a भी नहीं दे रखा है, d भी नहीं दे रखा है, मगर हम इसमें दो इक्वेशंस बना सकते हैं। पहली इक्वेशन बनेगी हमारी, प्रथम 7 पदों का योग है 49 और दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी 17 पदों का योग है 289। तो दो इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 पदों का योग, तो 7 पदों का योग को हम दिखाएंगे S7 से। यहाँ पे n की जगह हम 7 रखेंगे। तो 7/2, 2 इंटू a हमें नहीं पता, लिख लेंगे हम आगे कि माना प्रथम पद a है और n-1 n की जगह 7 रखेंगे और d हमको नहीं पता। यहाँ पे बच्चों में लिखना पड़ेगा माना प्रथम पद a और सार्वधातुक d है और ये हमको दे रखा है Sn दे रखा है हमको 49। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। अब इस 2 को ले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, 7 को ले आएंगे अपॉन में, क्योंकि ये 2 जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ डिवाइड में है, 7 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। बच्चों ये 7/2 को RHS में भेजेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, 7 7 जा और 7 2 जा। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 14। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसको हम 2 से डिवाइड करके a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 कर लेंगे। तो इसका हाफ कर लेंगे ना हम इस इक्वेशन का, अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 यहाँ 7। हमारी इक्वेशन बन गई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको हम एक जगह पे नोट कर लेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी कंडीशन हमारी थी, दूसरी कंडीशन 17 पदों का योग 289 है। तो 17 पदों का योग 289 है तो इसके लिए हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। तो वो बन जाएगी हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स है 17। तो S17 इज इक्वल टू 17/2
2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की जगह हम 17 रखेंगे और इसका टोटल हमको दे रखा है 289। तो अब हम लिखते हैं 17/2, 2a प्लस 17 में से एक गया 16d इज इक्वल टू 289। अब हम क्या करेंगे, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू, इसको RHS में भेज देंगे, ये यहाँ जा कर के हो जाएगा 2/17। अब बच्चों हमको पता है कि 17 जा 289 होता है, 17 को 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 34। यह आ जाएगा हमारा 34। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो बनी 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इसको भी हम 2 से डिवाइड करके हाफ कर देते हैं, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और पहले हमारे पास थी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, घटाने पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होते हैं बच्चों, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ए हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, तो 5d इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 2, 10/5 यानी कि 2। अब d का मान हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 मुझे दे देगी, समीकरण नंबर 1 ये वाली याद रख लीजिए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो a प्लस d की वैल्यू है 2, तो d को हटा के हम रख देंगे 2। अब ये हो जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 6 को हम RHS में ले जाएंगे, 7 माइनस 6, तो a आ जाएगा मेरा 1 और d आ जाएगा मेरा 2। अब हमको उसने पूछा है n पदों का योग ज्ञात की। जब a और d मिल गया हमको, तो n पदों का योग Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, वही फार्मूला लिख लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, n की जगह तो n ही रहेगा, 2 इंटू a की जगह 1 हो जाएगा, n की जगह n ही रहेगा और d की जगह हो जाएगा मेरा 2। तो ये हो जाएगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2। अब 2 और 2 क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा, अंदर बचेगा 2n और बाहर बचेगा n/2, तो ये मेरा बच जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n। अब 2 से 2 अगेन कैंसिल, Sn इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों n²। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप एडिशन सीख लीजिएगा, लसा वाले इनके जोड़। इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं। आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी कि 1/x प्लस 1/y को हम कैसे जोड़ते हैं, तो उसके बाद हम आराम से कर पाएंगे। 1/x प्लस 2/y, अगर ये एग्जाम्पल है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, x की यहाँ कर देंगे और अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से बटरफ्लाई मेथड, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करनी है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये डिज़ाइन आप देख लीजिए किन किन का मल्टीप्लिकेशन होना है। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, अपॉन में जो इनके डिनोमिनेटर हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, xy जाएगा। फिर से देखिए,
1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 2x/xy। बस अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, ये एलसीएम ही होता है, ये समझ में आ गया तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे। इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम बच्चों किसको बोलते हैं, वो नंबर जिसमें दोनों का भाग चला जाता है। तो ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में आ जाएगा और साइन ए एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस कॉस ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस ए को, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन ए से, तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए है और यहाँ प्लस भी 1 प्लस कॉस ए है, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। अभी हम केवल LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमको इस ब्रैकेट को a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम खोल देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए का तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, यह आ जाएगा अपॉन साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, ये अपॉन में ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह रख देना है 1, तो और एक ये है, तो ये एक तो ये दोनों मिलके बन गए और एक ये, तो कितना हो गया 2, तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस 2 कॉस ए। तो इसको मैं साफ साफ लिख लेती हूँ, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1 आ गया और 1 पहले से ही था, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए, और नीचे हमारे पास ये डिनोमिनेटर में हमारा यही रहेगा, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 1 प्लस कॉस ए और अपॉन साइन ए, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिखे रहने दिया है। अब ऊपर हम देखते हैं हमारे पास 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ऊपर बचेगा 2 हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में यही रहेगा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, अच्छा मैं इसको दोबारा ये लिख लेती हूँ। ऊपर मेरे पास कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, अंश में क्या बचेगा मेरे पास, 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास था 1 प्लस कॉस ए और इनटू साइन ए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में जो संख्या लिखी है और जो ये पूरे ब्रैकेट है, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हम बस पूरे ब्रैकेट से पूरे ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2 अपॉन साइन ए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को अगर हम अंश में ले जाएंगे तो हम उसको लिख सकते हैं कोसेक ए, तो यही हमारा क्या लाना था, आंसर लाना था। तो हमारा जो आंसर बचा वो बचा 2 अपॉन साइन ए, 2 अपॉन साइन ए को ही हमने क्या करना है, 2 कोसेक ए लिख देना है, तो ये हमारा आ गया आंसर। टू अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 कोसेक ए, और यही हमारा क्या है, RHS है, RHS। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो अथवा वाला पार्ट है, इसमें हम बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये अपने आप हमारा RHS आ जाएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है।
चलो अगर करवाना है तो मैं करवा देती हूँ। इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो खोल लेते हैं जल्दी से। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। कॉसेक ए, ये तो इतना वाला पार्ट खुल गया हमारा। इसी तरीके से सेकेंड वाला पार्ट है, उसको भी मैं खोल लेती हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। प्लस इस इतना वाला पार्ट को खोल दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो इसको और इसको टोटल करके आ गया हमारा 1। और कॉसेक ए स्क्वायर ए, क्योंकि हमें आंसर में 10 लाना है और कॉट लाना है। यहाँ पर हमें आंसर में 10 और कॉट लाना है। तो हम क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए को आइडेंटिटी, अच्छा पहले एक स्टेप में ऐसे ही उतार लेते हैं। कॉसेक 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कॉसेक ए को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए, और प्लस ये तो चला गया है, ये दोनों चले गए हैं। प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और इस सेक ए को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा? इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। तो हमारे पास बचेगा, इसको साफ साफ ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा, एक तो 1 बच गया और एक कॉसेक स्क्वायर ए बच गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस 2 बच गया क्योंकि साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये केवल 2 बच गया। तो प्लस 2 और प्लस ये बच गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए, अब प्लस यहाँ पे भी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बच गया हमारे पास? 2। तो प्लस 2 बच गया, बाकी का ये सारा कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। 2 और 1 को हमने ऐड कर दिया, तो कितना बच गया हमारे पास? 5। तो इन तीनों को जोड़ करके 1 2 और 2 इनको जोड़ करके हमारे पास कितना बच गया? 5 बच गया। और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है। आप बुक में से याद कर लीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 5 को 1 को और 1 को हमने जोड़ दिया, तो कितना आ गया बच्चों? 7 आ जाएगा। तो 7 प्लस बाकी हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारा RHS आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल 2 आइडेंटिटीज लगी है इसमें। 19 क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखला अर्ध गोले के आकार का है। सबसे पहले बच्चों हमने इसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसको फिगर में दिखाना है। 13 सेंटीमीटर है इसका पूरी ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर है इसका व्यास, हमको चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर।
अब क्या निकालना है हमने इस बर्तन का? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, क्या हमको ज्ञात है, क्या हमने निकालना है। अब इसकी बनाते हैं एक फिगर। एक अर्धगोल एक बेलन है जो कि एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। ये हमारी बन की फिगर। अब हम इसमें इंफॉर्मेशन लिख देंगे जो जो दे रखी है। इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर क्योंकि व्यास है 14 और इसकी पूरे की ऊंचाई दे रखी है हमको 13 सेंटीमीटर। वो पूरे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए त्रिज्या यहाँ पे 7 है तो यहाँ नीचे भी 7 ही होगी। तो अब हमको बेलन की जो ऊंचाई है वो मिल जाएगी। बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगी 6। अब हमारी सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं। तो बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लिख लीजिएगा, जगह कम है। तो अर्धगोले का होता है बच्चों, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 पाई को ले लेंगे कॉमन, तो 2 पाई और आर 3 चीज़ आ जाएंगी कॉमन, अंदर रह जाएगा आर प्लस एच। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 की जगह 2, पाई की प्लेस में 22/7, आर की प्लेस में 7, अंदर रह जाएगा आर की प्लेस में 7 और प्लस एच की प्लेस में 6। अब हम सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल आउट क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, इतना बच गया हमारे पास 2 × 22 × 13। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 22 × 7 और 6 13। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 22 2 ज़ा 44, 44 × 13। तो आप इसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि केंद्र ओ वाले दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। तो पहले फिगर देख लेते हैं। ये है बच्चों, ये 2 वृत्त हैं। इसकी त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 14 सेंटीमीटर है और ये बीच का एंगल है 40। तो देखो ये जो छायांकित भाग है, क्या करेंगे हम, पहले इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। इस पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, इस पूरे क्षेत्रफल में से इतना वाला माइनस कर देंगे। तो देखो हमारे पास ये नीले कलर में जो दिखाई दे रहा है ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पूरा जो क्षेत्रफल है हमारा, ये एक सेक्टर हो गया बच्चों। इसका ये एंगल आपको पता ही है 40 है, ये एंगल तो आपको पता है 40 डिग्री है, ये आपको पता है 7 सेंटीमीटर है और ये वाली आपको पता है 14 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप साफ साफ लिख लीजिएगा इज इक्वल टू पाई, इसको मैं R2 मान लूँ और इसको मैं R1 मान लूँ। बड़ी वाली त्रिज्या को मैं R2 मान रही, छोटी वाली को R1। तो पाई R2 स्क्वायर और इसमें थीटा अपन 360 भी आएगा, 360 पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया बाहर वाले इस पूरे वाले का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई R2
और इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाले का क्षेत्रफल। तो माइनस थीटा अपॉन 360 पाई r1 स्क्वायर। अब हम थीटा की जगह पे रख लेंगे 40 अपॉन 360, या इसको पहले कॉमन ले लेते हैं फिर रखेंगे वैल्यूज। थीटा अपॉन 360 पाई तो हमारा आ गया कॉमन, r2 क्षेत्रफल है ना बच्चों, स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब रखिए वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ रख के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। थीटा की जगह रख देंगे हम 40, कौन सा कलर लूँ, ब्लैक, 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे। r2 की जगह रख देंगे हम 14, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब हमने सिर्फ इतना सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा याद रखना पड़ेगा कितना है, 40 अपॉन 360 पाई 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो बाहर तो आ गया हमारा 1/9। पाई को अभी पाई रहने दो। इसको हम इसके फैक्टर्स भी कर सकते हैं, और चाहे तो 14 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस कर दो। तो इसको आइडेंटिटी थर्ड से फैक्टर कर लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। आपको याद होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये सर्व समीकरण नंबर 3 है, आइडेंटिटी नंबर 3। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7, ऐसे में हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/9 इंटू पाई, 14 और 7 हो जाएगा 21 इंटू 7। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करना है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेंगे, और जहाँ पे 10 100 आता है वहाँ पे 3.14 रख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/9 पाई इंटू 21 इंटू 7, तो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 7, 7 इज कैंसल्ड बाय 7। अब इसको सॉल्व करिए। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। तो ये बन गया हमारा 22 7 जो 154, और 154 को हम 3 से डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेंगे। 3 का भाग देना आपको पता होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदुओं -3 10 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बेटे उसमें तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगना है, m1 x2 प्लस m2 x1 वाला। इसको हम नोट कर लेते हैं। इसको पहले नोट कर लेंगे कि m1 कितना है, m2 कितना है, x1 कितना है और x2 कितना है। उसके बाद सिर्फ हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी। देखो 4 नंबर का बहुत ही आसान सा ये प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहले नोट कर लीजिए, x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 6। बच्चे पहला वाला पॉइंट x1 होता है, दूसरा वाला पॉइंट x2 होता है, फिर ये वाला y1 होता है और ये y2 होता है। ये तो m1 m2 होते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 x2 एक साथ लिख लिया मैंने, y1 y2 में एक साथ लिख लिया। y1 इज इक्वल टू 10 और y2 इज इक्वल टू -8, और m1 m2 ये है। m1 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू 6। अब फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1
दिखा रही हूँ, दूसरा वाला आप स्वयं करेंगे। तो m1 की जगह पे रखेंगे हम -1, तो -1 इंटू x2 की जगह पे रखेंगे हम 6 इंटू 6 प्लस m2 की जगह पे रखेंगे हम 6 इंटू x1 की जगह पे रखेंगे हम -3। अब बच्चों यहाँ पे -3 आ रहा है, तो या तो पहले ही माइनस कर दें या ब्रैकेट में माइनस। चलो इसको मैं पहले, जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है, इधर से लिखती हूँ मैं, फिर से लिखती हूँ। m1 की जगह रखेंगे हम -1 इंटू x2 की जगह रखेंगे हम 6 प्लस m2 की जगह रखेंगे हम 6 इंटू x1 की जगह रखेंगे -3 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह, तो ठीक है -1 प्लस 6 m1 प्लस m2, तो ठीक ही है किनारे। अब हम बच्चों में इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं इधर इरेज कर देती हूँ। वैल्यूज पुट करनी आ गई तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा -18 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5। ये प्यारे बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें कोई भी विधि मेंशन नहीं की गई है, इसलिए हम किसी भी विधि से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन। उसको उसके बाद हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये जाएगा 0.4x प्लस 0.6y इज इक्वल टू 2.6। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0.5y में से 0.6y को माइनस करेंगे तो -0.1y, और यहाँ हो जाएगा -6 में से क्या 3, 0.3। अब हमारे पास बच गया है 0. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाली लाइन को। इसको मैं साफ साफ लिख लेती हूँ। साफ कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। तो हमारे पास बच गया है 0.3 इज इक्वल टू -0.1y। -0.1y इज इक्वल टू -0.3। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1। ये हो जाएगा 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा हमारा 3/1, यानी कि हमारा आंसर आ गया 3। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, इसमें हम y की जगह पुट कर देंगे 3 और हमें निकल जाएगी x की वैल्यू। तो रखते हैं 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1.3। 0.2x प्लस 0.9 इज इक्वल टू 1.3
0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9। तो 1.3 में से 0.9 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 0.2x इज इक्वल टू 0.4 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो लास्ट वाला स्टेप है 0.2x इज इक्वल टू 0.4, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं 0.2x इज इक्वल टू 0.4, x इज इक्वल टू जाएगी 0.4 अपॉन 0.2। दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। x इज इक्वल टू 2 आ गया एंड y इज इक्वल टू 3। हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ें याद कर लीजिए। भवन कितना ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा। ये चीज़ें बच्चों सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। भवन के शिखर से, कहाँ से हम देख रहे हैं, भवन के शिखर से केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण इसका मतलब केबल का टावर ऊंचा है, 60 डिग्री है। और इसके पाद माने फुट का अवनमन कोण 45 है। तो आपको पता है अवनमन कोण नीचे देख के बनता है और उन्नयन कोण ऊपर देख के बनता है। इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है हम भवन के ऊपर बैठे हैं। तो ये भवन है और ये टावर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं। भवन से हम टावर के शिखर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है और नीचे अवनमन कोण देख रहे हैं तो 45 डिग्री बन रहा है। भवन की ऊंचाई हमको दे रखी है 7 मीटर। अब हमने क्या निकालनी है, इस चीज़ को दोबारा से देखिए। क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बच्चों, ये हमारा भवन है, ये हमारा टावर है, ये हमने एक समांतर रेखा खींच दी है। भवन के शिखर से हमने ऊपर देखा तो 60 डिग्री बना, भवन के शिखर से नीचे देखा तो 45 डिग्री बना और भवन की ऊंचाई हमारी है 7 मीटर। हमने निकालनी है टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई के लिए बच्चों, क्योंकि ये आयत बन गया बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा 7 मीटर। अब हमने ये वाली दूरी निकालनी है, फिर उसमें 7 जोड़ देंगे तो हमें टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। तो हमारा मेन उद्देश्य हो गया ये x फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमें इस वाले ट्रायंगल में ये 45 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45। यहाँ पे एक z बन रहा है ना, ये वाला 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले tan 45 लगा करके ये आधार निकाल लेते हैं। तो इसको मैं y मान लेती हूँ। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 7/y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है, 7/y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 7। तो इसका बेस मुझे 7 मिल गया। अब ये बेस 7 है तो ऊपर वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है ए बी और सी, ए बी सी में ये वाली साइड मुझे, यानी कि साइड ए सी कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। अब मैं अगर ट्रायंगल ए बी सी को देखूं तो मुझे इसका बेस 7 मिल गया, परपेंडिकुलर हमें x चाहिए। तो फिर से हम क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, tan का फॉर्मूला लगता है। तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा x/7, क्योंकि अब ये y, ये और ये वाली भुजा बच्चों y और 7 इक्वल है। अभी हमने y की वैल्यू 7 निकाली है, x/7। tan 60 होता है √3 और x/7। तो x हमारा हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x हो जाएगा हमारा 7√3। तो x की वैल्यू 7√3 आई, y की वैल्यू 7 आई। तो पूरे टावर की जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई 7 थी, x की 7 आई। तो टावर की
ऊंचाई आप लिख लीजिएगा इज इक्वल टू 7 + 7√3 और इसमें आप 7 कॉमन ले लीजिएगा। तो हमारा 7 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा थोड़ी सी स्पेस 7 + 7√3 7 कॉमन ले लेंगे 1 + √3 7 बाहर आ जाएगा 1 + 1.732 तो जो आ जाएगा 7 इनको ऐड करेंगे इंटू 2.732 आप इसको मल्टीप्लाई करके टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसका जो अथवा वाला पार्ट है इसको पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं इसके अथवा वाले पोर्शन पे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या दे रखा है। चौड़ाई दे रखी सड़क की 80 है और आमने सामने समान लंबाई के दोनों खंभों की लंबाई समान है। सड़क के बीच एक बिंदु से खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई और बिंदु की दूरी। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को नोट कर लेते हैं। अब हम इसका बनाते हैं एक फिगर। तो फिगर हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक सड़क बना लेते हैं जो है 80 मीटर की चौड़ाई वाली। ये 80 मीटर चौड़ी एक हमारी सड़क है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक बिंदु लेंगे। तो उस बिंदु को हम एक किनारे से ले लेते हैं y दूरी पे और 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाई क्या है, समान है। तो इसको हम x मानेंगे, दूसरे को भी हम x ही मानेंगे। एक बिंदु हमारा बना रहा है 30 डिग्री का कोण और दूसरे से बन रहा है 60 डिग्री का कोण। बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा ना, थोड़ा सा किनारे पे होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। तो ये जो दूरी बची हुई है यहाँ से यहाँ तक, टोटल दूरी 80 थी, तो कितनी बच गई, 80 में से y माइनस कर देंगे तो 80 - y। तो ये वाली दूरी हमारी हो जाएगी 80 - y। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 - y है। अब हम नाम दे देते हैं इसको A B C D और E। अब हम पहले ट्राइंगल ABC को देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ABC। तो इसमें हम देखेंगे लंब अपॉन आधार। तो tan थीटा हमें लगाना पड़ेगा। तो tan थीटा यहाँ पे हमारे पास है 30। tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन y। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन y। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा √3x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको हम यहाँ पे कहीं पे लिख देंगे, y इज इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन हमें बाद में काम आएगी। y इज इक्वल टू √3x मैंने यहाँ पे लिख दिए इस इक्वेशन को। अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरे ट्राइंगल से हम बनाएंगे दूसरी क्वेश्चन। नाम आप लिख लीजिए कि इन ट्राइंगल, यहाँ पे आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल बी, क्या नाम आ जाएगा इसका, CD और E। इन ट्राइंगल CD E। फिर अगेन हम लगाएंगे tan 60। tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन, ये वाली साइड हमारी हो जाएगी 80 - y। x अपॉन 80 - y। अब tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू x अपॉन 80 - y। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देंगे हम √3 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम 80 - y, क्योंकि ये 2 टर्म्स है ना। x इज इक्वल टू हो जाएगा 80√3 और माइनस √3y। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे निकाल के रखी थी, यहाँ से हम y की वैल्यू को
इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो y की जगह पे हम रख देंगे √3x। तो इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा। तो 80√3 माइनस √3y x इज इक्वल टू आया था 80√3 माइनस 80√3 माइनस √3 y। अब y की जगह पे हम क्या कर लेंगे, √3x पुट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 80√3 माइनस √3 इंटू वाई की जगह पे आ जाएगा √3x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 80√3 माइनस √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3x। अब हम इस 3x को ले आते हैं LHS में। तो LHS में यहाँ पे इसका साइन माइनस है, LHS में आकर के हो जाएगा प्लस। तो मैं सीधे इसको ऐड कर देती हूँ, 3 और 1 4x। तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 80√3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 80√3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 80√3 अपॉन 4। 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20√3। अब x की वैल्यू आ गई मेरी, x इज इक्वल टू 20√3। इसको चाहे तो आप 20 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई करके खंभे की ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब दूसरी वैल्यू थी y इज इक्वल टू थी √3x, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे y इज इक्वल टू √3 और x की वैल्यू ये है 20√3। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60। तो 60 मीटर दूरी पर वो पॉइंट है और खंभे की ऊंचाई ये आ जाएगी हमारी मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हम दोनों आंसर उनका निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये एक वृत्त दे रखा है, इसमें हमने क्या करना है, एक इसके परिगत मीन्स बाहर, एक वृत्त के बाहर एक स्क्वायर नहीं है, केवल कोई सा भी चतुर्भुज है। हमने प्रूफ करना है कि ये आप ध्यान में रखिए कि प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो AB और CD क्या चीज़ है, पिक्चर में आप देखिए, AB ये वाली भुजा है और CD ये वाली। इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का जो सम है वो आ जाएगा ये भुजा और इस भुजा के सम के बराबर। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे AB प्लस CD से। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, CD को लिख देंगे हम DR प्लस RC। इसी तरीके से AB को लिख देंगे हम AP प्लस BP, क्योंकि बीच में एक बिंदु है ना, तो हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे एक ही वृत्त से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तो जहाँ पर DR आएगा वहाँ पे हम DS लिख देंगे, जहाँ पे RC आएगा वहाँ पे हम CQ लिख देंगे, जहाँ पे SA आएगा वहाँ पे हम AP लिख देंगे और जहाँ पे BQ आएगा वहाँ पे हम PQ लिख देंगे। क्योंकि हमने एक प्रमेय पढ़ रखा है, किसी एक ही बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो आइए इसको करके देखते हैं कैसे निकलता है ये क्वेश्चन। हमने पहले इसका और इसका टोटल निकालना है, LHS निकाल लेते हैं। LHS में हम लिखेंगे AB प्लस CD, इनका जोड़ देखते हैं। अब जो हमारी AB है, AB को हमने लिख दिया AP प्लस PB। AB के हमने 2 टुकड़े कर दिए, साफ सी जगह पे इसको लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू AB की जगह रख दिया हमने AP प्लस PB, AP प्लस PB। इसी तरीके जो CD है, CD ये वाली जो भुजा है, इस भुजा को हमने लिख दिया
AB प्लस CD इज इक्वल टू, AB की जगह हमने थोड़ा सा ऊपर ताकि नाम इसके दिखाई दे, AB प्लस CD इज इक्वल टू, AB की जगह रख दिया AP इज इक्वल टू के बाद मैं इधर लिख रही हूँ AP प्लस PB और CD की जगह रख दिया DR प्लस RC, तो प्लस DR प्लस RC। अब हम क्या करेंगे, अब हम AP की जगह पे रख देंगे AS, जो AP था इसकी जगह रख देना AS। दिस इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, AS रख देंगे, प्लस PB की जगह पे हम क्या रख देंगे, PB की जगह पे रख देंगे हम BQ, क्योंकि PB और BQ बराबर हैं, प्लस DR की जगह रख देंगे हम DS, जो DR नाम था इसकी जगह हम DS रख देंगे, DS प्लस RC की जगह पे हम रख देंगे CQ। अब हम यहाँ पे देखते हैं AS और DS, यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, AS और DS को जोड़ करके हम AD लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन निकली, इसमें हम इन दोनों की जगह पे तो क्या रख देंगे बच्चों, DS और प्लस BQ और CQ, BQ प्लस CQ की जगह पे हम रख देंगे BC। तो ये जो BQ प्लस CQ है इसकी जगह रख देंगे हम BC। तो हमारा ये LHS था और इसकी जगह पे हमारा सॉल्व करके ये चीज़ आ गई है, DS प्लस BC। तो बच्चों यही हमने प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपने क्लास में भी करी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ये तो बहुत ही सरल है, समकोण त्रिभुज दे रखा तो इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस की प्रमेय लगी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई को हम x मान लेंगे और आधार को हम 7 कम मान लेंगे, x माइनस 7, और कर्ण 13 दे रखा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें सीधे सीधे हम लगा लेंगे पाइथागोरस की थ्योरम। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक ड्रॉ कर लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल हमने ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया। इसको हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, सॉरी एक को x मानेंगे, ये x है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कौन कम है, आधार से 7 कम है इसकी ऊंचाई, ठीक है। जो इसकी ऊंचाई है, आधार को हम मान लेंगे x, तो ऊंचाई मान लेंगे हम x माइनस 7, और कर्ण इसका हो जाएगा 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC का जो स्क्वायर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय से। ये आप लिख लीजिएगा। AC की जगह हम 13 रखेंगे, 13 का स्क्वायर। AB की जगह रखेंगे हम x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और BC की जगह रखेंगे x। अब 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और इसमें बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और प्लस x का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो कितना हो गया हमारे पास
169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x², 2x² माइनस 14x और प्लस 49। अब हम क्या कर लेते हैं, सबको इधर ही बुला लेते हैं। तो 169 में से 49 को ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x² माइनस 14x² और ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। इसमें से हम 49 को माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, इसको क्लियर करके यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट मी क्लियर इट। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं कि इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी भी। तो इसको लिख लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगी 2x² माइनस 14x और माइनस 120 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू। तो 2 से डिवाइड करके किसी भी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगी x² माइनस ये 7 टाइम्स कट जाएगा 7x माइनस ये हो जाएगा 60 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। तो 60 को ऐसे करेंगे कि जो माइनस करके 7 आ जाए। तो 12 पंजे 60, तो 12 में से 5 गया 7 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा। तो 12 और 5 इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको भी रब करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन को याद रखिए, x² माइनस 7x, इसको डिलीट करना पड़ेगा, x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 ऊपर लिख लेते हैं। x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख लेंगे x² माइनस, इसको लिखेंगे 12 और 7 को लिख लेंगे 12 माइनस 5, इसको एक ब्रैकेट दे देंगे और ये x है और माइनस 60 है इज इक्वल टू 0। हमने 7 की जगह पे 12 माइनस 5 लिख दिया है। अब x² माइनस है यहाँ पे और पीछे से x माइनस 12x माइनस माइनस का बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बचा, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी x माइनस 12 पंजे 60 होता है, 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, इसको RHS में ले जाओ 12 हो जाएगा। दूसरी बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। अब क्योंकि कोई भी दूरी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए वो दूरी हम कौन सी लेंगे, प्लस 12 लेंगे। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी त्रिभुज की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम x बराबर 12 लेंगे। तो हमने अभी जो त्रिभुज माना था, एक भुजा उसकी x मानी थी और दूसरी भुजा उसकी x माइनस 7 मानी थी। तो x ऊंचाई उसकी आ जाएगी 12 और दूसरी आ जाएगी उसकी आधार क्या आ जाएगी उसकी 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी 5। तो ये हमारी उसकी ऊंचाई आ गई और ये इसका आधार आ गया। सेंटीमीटर या यूनिट कुछ भी आप लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए बच्चों में b² माइनस 4ac निकालना पड़ता है। तो इसी को हम विभक्तिकर भी कहते हैं। तो इसके मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें a b c
को देखना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं और फ्री फ्रॉम एक्स को सी कहते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 और c इज इक्वल टू 4। कुछ बच्चे यहाँ पे x भी उतार लेते हैं, x नहीं उतारना है। x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट मीन्स उसके गुणनखंड। अब हम निकालेंगे विविक्तिकर, लिख लीजिएगा यहाँ पे विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं। तो विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है हमारा -4√3, इसका जो स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और √3 3, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। -4 की जगह 4, ए की जगह हम रखेंगे 3 और सी की जगह रखेंगे हम 4। तो ये आ जाएगा हमारा 48 -4 3 जा 12, 12 4 जा 48। 48 में से 48 गया बच्चों 0। तो इसके मूल क्या होंगे, बराबर और वास्तविक। तो मूलों की प्रकृति जो पहले पूछा है उसका आंसर हम देंगे कि मूल क्या होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे, एक्चुअल में होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। आप इसको लिख लीजिएगा। अब उसने कहा है कि इसके मूलों को भी ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसके लिए लगाएंगे द्विघात फॉर्मूला। तो द्विघात फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कभी कभी हम उसको स्क्वायर रूट डी भी लिख लेते हैं, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर तो 0 है, तो बहुत आसान हमारा काम हो गया है। तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। डी हम अभी 0 निकाल चुके हैं, b हमें पता ही है। अब माइनस हमारे फार्मूले में है, b में भी माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस। ये हो जाएगा हमारा 4√3 और प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू ए हमारा है 3, ये हमारा है 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4√3 अपॉन 6। तो इसको 2 से कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 2 से कैंसिल आउट कर लीजिएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये आ जाएगा हमारा 2√3 अपॉन 3। 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन √3। अब दोनों मूल बराबर हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन √3 और दूसरा वाला भी x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन √3, क्योंकि बच्चों दो मूल निकलेंगे ना द्विघात की समीकरण में, इसलिए दोनों मूल बराबर हैं और ये उनकी वैल्यू है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ती है, संचयी बारंबारता। तो आप इस टेबल को पहले बनाएंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लगाएंगे इस पे फॉर्मूला। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में हमने इसका मीडियन निकालना है, यानी कि माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हमको बनानी पड़ेगी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता के लिए इसमें थोड़ी सी यहीं पर मैं बना देती हूँ बच्चों, आप अपनी कॉपी में जैसे आपको क्लास में सिखाया गया है अच्छे से बनाएंगे। मैं यहाँ पर ही बना दे रही हूँ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF इसको कहते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आप लिख लीजिएगा। मैं फिलहाल CF लिख देती हूँ। तो CF के लिए एक और लाइन यहाँ पे बना देते हैं। तो CF निकालने के लिए बच्चों पहले 4 का यहाँ पे 4 लिख देंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 में फिर हम 4 का 4 लिखेंगे, 4 में 12 जोड़ेंगे 16, 16 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके से नेक्स्ट जोड़ते रहेंगे। तो 16 और यहाँ हो जाएगा 30 में
फिर 16 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 46। 4 का 4 हो गया, 4 में 12 जोड़ा 16 हो गया, 16 में 14 जोड़ा 30 हो गया, 30 में 16 जोड़ा तो कितना हो गया 4 का 4 12 और 4 16, 16 और 14 30। ठीक है, 30 में 16 जोड़ के आ गया 46। 46 में हम 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 66। 66 में हम फिर 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 82। 82 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 92। 92 में 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा जो लास्ट में आया ये होता है n, बारंबारताओं का योग। अगर हम यहाँ पे सिग्मा एफ भी इन सबको जोड़ेंगे ना, यहाँ पे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ हमारा आ जाएगा 100 ही आएगा। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में आता है वही हमारा सिग्मा एफ आता है। तो n हमारा आ गया बच्चों, n भी बोलते हैं इसको, सिग्मा एफ भी बोलते हैं, n बोलते हैं या सिग्मा एफ बोलते हैं, वो हमारा आ गया 100। अब हम इसका कर लेते हैं बाई 100 का कर लेंगे बाई 2, n/2 पद। तो n/2 पद हमारा बच्चों कहाँ आएगा, CF में ही देखना, हमने संचयी बारंबारता में ही देखना। तो n/2 पद हमारा 4 के अंदर भी नहीं आएगा, 16 के अंदर भी नहीं आएगा, 30 के अंदर भी नहीं आएगा, 46 के अंदर भी नहीं आएगा, 50वां पद हो जाएगा ना n/2 यानी कि 50वां पद NH58। तो इसके अंदर भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा 66 के अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो 50वां पद हमारा कौन सी संचयी बारंबारता में आएगा, 66 वाले में। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों माध्यक वर्ग। अब ये हो जाएगी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो L की जगह पे लिखेंगे हम 60 और संचयी बारंबारता होती है माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो CF हमारा हो जाएगा, क्योंकि माध्यक वर्ग ये, तो CF हमारा हो जाएगा 46। CF हो जाएगा हमारा 46 और F हमारा हो जाएगा बारंबारता यानी कि 20। तो F हमारा हो जाएगा 20 और इसकी चौड़ाई कितनी है 10। तो H हमारी हो जाएगी 10। और अब क्या रह गया हमारा, अब हमारा क्या रह गया है, बस सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमारा रह गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो हमारा है वो है हमारा माध्यक, यहाँ पे थोड़ा साफ कर दूँ मैं बच्चों। ये ज़रूर ध्यान रखना कि CF जो होता है वो माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। माध्यक वर्ग वो होता है जिसमें n/2 पद आ जाएगा। F माध्यक वर्ग की लेते हैं, L भी माध्यक वर्ग की लेते हैं, लेकिन CF को माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F गुणा गया H। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमें इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूले और इन वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें CF बनती है क्योंकि फॉर्मूले में भी CF आता है माध्यक निकालने के लिए। तो अब हम निकाल देंगे माध्यक तो माध्यक बराबर हमारा हो जाएगा L की जगह पे हम रखेंगे 60 और प्लस n/2 की जगह पे रखेंगे हम 50 क्योंकि n हमारा 50 था, माइनस CF की जगह पे रखेंगे हम 46 अपॉन F की जगह पे रखेंगे हम 20, ये लिखा है F, और गुणा गया H की जगह पे रखेंगे हम 10। अब हमने इसको बच्चों सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक अब आप जोड़ घटाना कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को, बॉड मास आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं 60 को पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 60 को 60 रहने दो,
इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 50 में से गया 46 कितना बचा 4/20 और इंटू 10। अब 0 से 0 कट गया तो ये हो जाएगा 60 और प्लस यहाँ से इसको काट दो 2 + 2 = हो जाएगा 62। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व। प्यारे बच्चों 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। बच्चों इसको थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लो BC के समांतर मैं कोई रेखा खींचती हूँ DE, इसको मैं D पॉइंट ले लेती हूँ, इसको E, जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये D बिंदु है और ये E बिंदु है, तो के लिए तो ये एक ही अनुपात में बांटेगी। तो कहने का तात्पर्य हो गया AD/DB = AE/EC। इसी को हम थेल्स का प्रमेय या इसको समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो हमने क्या प्रूफ करना है, AD/DB = AE/EC। बच्चों आपने थेल्स का प्रमेय पढ़ा होगा, इसका स्टेटमेंट यह है, इसको हमने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प ले रही हूँ। बच्चों मैं teacher.com से हेल्प ले रही हूँ क्योंकि इसमें लिखने के लिए और पूरी जगह नहीं हो पा रही है स्क्रीन पे। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल है ABC और DE एक समांतर रेखा है BC की, तो ये इसको समानुपात में बांटेगी। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना कैसे करेंगे, हम E से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे DA पर और फिर D से एक लंब रेखा खींचेंगे AE पर और D को C से मिला देंगे और E को B से मिला देंगे। तो ये हमें रचना ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम ऐसी रचना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको AD/DB प्रूफ करेंगे तो हमने क्या करना है, इसमें जो इसका तरीका है सिद्ध करने का, हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ADN का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, तो यहाँ से हमें AD मिल जाएगी क्योंकि ये आधार है और NE ऊंचाई है। और इसमें हम भाग देंगे इस त्रिभुज का, त्रिभुज DEB का। तो DEB का जब हम भाग देंगे तो BD इसका आधार हो जाएगी और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। अगर हम BD को आधार माने, E को शीर्ष माने, तो शीर्ष से हम लंब खींचेंगे तो वो बाहर चला जाएगा, ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा। ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी EN। तो इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। एक समीकरण हम इन दोनों को भाग दे करके बना लेंगे और दूसरी समीकरण हम क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज ADE का हम फिर इसका एरिया निकालेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, AE को मानेंगे आधार और DM को मानेंगे ऊंचाई, इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन की है। तो 1/2 AE × DM मानेंगे, तो यहाँ से AE मिल जाएगा हमको। अब फिर हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज DEC, दूसरे कलर से मैं दिखा देती हूँ, ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ। DEC इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार हम लेंगे EC को, EC इसका हो जाएगा आधार और इसकी ऊंचाई हो जाएगी DM। तो तब हमको यहाँ से EC मिल जाएगा। फिर हम त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा AE/EC। इस तरीके से हम दोनों समीकरणों को बराबर करके AD/DB = AE/EC निकाल लेंगे। अब इसको देख लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो ये बच्चों जो ऊपर का ट्रायंगल है ADE, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। तो आधार हमने इस ट्रायंगल में यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE = हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा AD और इंटू हाइट हो जाएगी NE। ये बन गई मेरी समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 मेरी बन जाएगी ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा BD इंटू BD, और हाइट हो जाएगी EN। अब मैं समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से जब भाग दूंगी EN, तो इस समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से मैं भाग दूंगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर लिखा है समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर ये जो मैंने लिखा था यहाँ आ गया है। तो इसमें क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा AD/BD। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ADE/BDE इज इक्वल टू AD/BD। ये A बन गया। इसको मैं फिगर में दिखा देती हूँ छोटा करके। ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हमें AD/BD मिल जाएगा। अब अगली बार हमने सेकंड स्टेप में क्या करना, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन इस बार आधार इसको मानना है AE को और ऊंचाई मानना है DM को। तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 और आधार हो जाएगा AE इंटू ऊंचाई हो जाएगी हमारी DM। अब हमने क्या करना है, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई हो जाएगी DM। बच्चों ये जब ये वाला त्रिभुज हमारा बन रहा है तो इसकी ऊंचाई क्या करेंगे हम, यहाँ से 90 डिग्री का जब कोण बनाएंगे तो ये वाली भुजा को हमें थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे D पॉइंट है, यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है और यहाँ पे M पॉइंट है। तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई हो जाएगी बच्चों वो DM हो जाएगी। D को हम वर्टेक्स मान करके, शीर्ष मान के जब हम ऊंचाई लेंगे तो वो त्रिभुज से बाहर चली जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार यानी कि EC और ऊंचाई यानी कि DM। तो ये निकल जाएगा ट्रायंगल CED का क्षेत्रफल। ये तो AEC गुणा गया, ऊंचाई आ जाएगी मेरी DM। अब मैं इसको समीकरण 3 मान लूँगी, इसको 4 मान लूँगी। यहाँ पे लिखूँगी समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर। तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, बीच में मैंने अपॉन की लाइन डाल दी है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, AE/EC। इस तरीके से मुझे AE और EC का अनुपात मिल जाएगा। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो एक ही आधार, उल्टे से देखो, DE को अगर मैं आधार लेती हूँ और DE और BC समांतर हैं तो एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ, इसका नाम क्या जाएगा, DEC। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज DEB, इसका क्षेत्रफल, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ये जो दो समीकरणें मिली थी, जहाँ पर आएगा त्रिभुज, जहाँ पर आएगा ट्रायंगल AE, जहाँ पर आएगा ट्रायंगल DEB, उसकी जगह पे मैं रख दूंगी ट्रायंगल DCE। तो जहाँ पर DEB है वहाँ पे मैं ट्रायंगल DEC का नाम रख सकती हूँ। तो ये जो मैंने डिवाइड करा है, ये तो यहाँ पर BDE की जगह DEC, ये दोनों की दोनों क्या हैं, बराबर हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC।
तो मैं इन दोनों को बराबर कर देंगे, ऊपर ए डी है, तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी लिखा है यहाँ पे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इस तरीके से बच्चों हमने थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव करना है। यहाँ पर हैंस प्रूव्ड ये हो गया है। तो इसमें बच्चों हमको 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली समझने हैं। एक तो क्या कि जब भी जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो त्रिभुज से बाहर चली जाती है। तो अगर यहाँ पर देखो डी ई डी डी बी और ये ई है, तो इसकी ऊंचाई ई एन इस तरीके से बनेगी। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो जाएगा 1/2 बी डी गुणा गया ई एन। और दूसरा ये जो ट्रायंगल बी डी ई है, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 ई सी, 1/2 ई सी गुणा गया ऊंचाई हो जाएगी इसकी डी एम। एक तो थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा, और दूसरी एक प्रमेय में लगेगी कि 2 समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आधार इसमें डी ई कॉमन है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है डी ई सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है डी ई बी। तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक बार मैं ब्रीफली और समझा दूँ, आपने इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल का भाग देना है, तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा ए नंबर का। अगली बार आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, आधार मानना है ए ई को, और उसमें भाग देना है इस वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल का। ये तुमको बी इक्वेशन मिल जाएगी। अब दोनों इक्वेशनों में एक बार ट्रायंगल डी ई बी का नाम आएगा, और दूसरी बार ट्रायंगल डी ई सी का नाम आएगा। तो आपने जहाँ पे ट्रायंगल बी डी ई का नाम आएगा उसकी जगह पे लिख देना है ट्रायंगल सी ई डी, और बस आपके दोनों इक्वेशन प्रूफ हो जाएंगे। तो मैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको छोटा कर देती हूँ। हाँ, अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लीजिए कि कैसे इसको प्रूफ कर रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, जो 27 क्वेश्चन है, इसमें बर्तन का आकार कैसा है बच्चों, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, यानी कि एक शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 दे रखी हमको, और त्रिज्या दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब इसमें बच्चों कुछ शीशे की गोलियां भरी हैं। शीशा बच्चों कुछ धातु होती है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। इसमें पानी भर रखा था, इसमें हमने कुछ गोलियां डाल दी हैं, तो वो पानी क्या हो गया, इसके अंदर से बाहर निकल गया। कितना बाहर निकल गया, 1/4 भाग। तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। तो शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। तो इसके लिए हमने क्या करना है बच्चों, कि मान लो ये कोई बर्तन है, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 8 सेंटीमीटर है। इसके अंदर हमने मान लीजिए कि n नंबर ऑफ गोलियां डाल दी हैं। गोलियों की संख्या कितनी है, n। अब ये जो पानी बाहर निकला वो कितना रह गया इसमें, 1/4। तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ, जो शंकु का जो आयतन था उसका 1/4 है वो इन गोलियों का आयतन है। तो एक गोली का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और गोलियों की संख्या n है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शंकु का त्रिज्या अलग है और गोली की त्रिज्या अलग है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा इस तरीके से, देखते हैं साफ सी जगह पे इसको सॉल्व कर। तो इसका हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं साफ सा।
ये जो शंकु है हमारा, इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर हमने जो गोलियां डाली उनकी संख्या है n। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा n गोलियों का आयतन इज इक्वल टू 1/4 शंकु का आयतन। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। तो n गोलियों का आयतन n गुणा ये 4/3 पाई r1³ इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई r2² h। ये हमारा बन जाएगा बच्चों फॉर्मूला। इसको मैं साफ साफ लिख दूँ, यानी कि n और एक गोले की आयतन बराबर 1/4 और शंकु का आयतन। फिर से समझ लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। n संख्या है गोलियों की, एक गोली का आयतन है 4/3 पाई r³ और 1/4 क्योंकि इतना पानी बाहर निकला, और एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। अब r1 r2 में गोली की त्रिज्या को r1 मान रही हूँ और शंकु की त्रिज्या को r2। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो n इंटू 4/3 पाई r1³ इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई r2² h। अब हम क्या करेंगे, पाई से पाई को कैंसिल आउट कर देंगे। पाई इज कैंसिल बाई पाई, 1/3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है फॉर्मूला, यहाँ क्या बच गया, कितनी चीज़ें बच गई हैं, तो 4n और r1³ ये LHS में बचा और 1/4 r2² h ये RHS में बचा। अब हमें r की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, r1 r2 दोनों पता है, केवल हमें n नहीं पता है। तो हम सबसे पहले n को एक किनारे कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1/4 और ये 4 भी नीचे आ जाएगा इंटू 4। अब मेरे पास बचेगा r2² h और अपॉन ये r³ है, ये भी आ जाएगा अपॉन में। आपको पक्षांतर बच्चों आता होगा, ये 4 आ जाएगा अपॉन में, ये r³ भी आ जाएगा अपॉन में। तो मेरे पास पहले ये फार्मूला बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूँ। ऊपर मेरे पास बचा है 4n और r³, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 4n r1³ इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास बचा 1/4 r2² और h, तो मैं यहाँ लिख लूँगी 1/4 r2² h। वैल्यूज़ मैं अभी नहीं दे रही, मुझे यहाँ केवल n चाहिए अकेला, तो मुझे यहाँ से 4 को भी अपॉन में भेजना है और r1³ को भी अपॉन में भेजना है, बटे में भेजना है। तो मेरे पास बचेगा n इज इक्वल टू 1/4 ये वाला है इंटू 1/4 यहाँ से आ जाएगा 1/4 और r2² h यहाँ वाला है, ये वाला ऐसे उतार दिया और r1³ ये आ जाएगा अपॉन में, अपॉन r1³। अब मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया है, यहाँ से मैं गोलियों की संख्या निकाल सकती हूँ। अब मैं स्पेस वगैरह बना लूँ, इसको डिलीट कर दूँ। अब मैं यहाँ मान रख करके n का मान निकाल सकती हूँ। तो अब मैं निकालूंगी n इज इक्वल टू 1/16 इंटू r2h। ये r2 थी शंकु की, तो शंकु की त्रिज्या थी 5 और स्क्वायर है तो 5 गुणा 5 और h शंकु की ऊंचाई थी 8, तो गुणा गया 8 अपॉन r1 किसकी त्रिज्या थी, गोली की, तो गोली की त्रिज्या थी 0.5 और इसकी पावर 3 है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 बार 0.5
इंटू 0.5। अब आपने इसको काट करके सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो मेरे पास बच गया है, मैं 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 कर देती हूँ। तो मेरे पास बच गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 25 अंश में, और हर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं 1 कर देती हूँ। 0.5 मैंने आधा, आधे को 2 से गुणा करके 1 हो गया, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 5 पंजे 25, 0.25। तो लास्ट में जो n बचा मेरा, वो बचा मेरा n जो बचा है वो है 25/0.25। अब मैं क्या करूँगी, इनको अंश में भी 100 से गुणा कर देती हूँ और हर में भी 100 से गुणा कर देती हूँ, ताकि तो मेरा n आ जाएगा 2500/25, क्योंकि यहाँ 2 अंक पहले दशमलव है, यहाँ 2 0 हैं। तो अब इसको मैं काट दूँगी, 25 एकम 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 100। तो गोलियों की संख्या हो जाएगी मेरी 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अथवा वाला पार्ट है ये। ऊंचाई इसमें हमको दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास हमको दे रखा है, ध्यान रखिए बच्चों, ये व्यास दे रखा है, ये त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या इसकी 0.7 हो जाएगी। वाले एक ठोस बेलन में से, अब इसके आकार पे हमने ध्यान देना, बेलन में से समान ऊंचाई, ऊंचाई समान है, समान ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, अब आकार पे ध्यान दीजिएगा, शंक्वाकार माने शंकु के आकार का खोल काट लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों इसका बिल्कुल ध्यान देना है आपने, कि आयतन पूछा है या क्षेत्रफल पूछा है, उसी हिसाब से आपने फॉर्मूले लगाने, बिल्कुल क्लियर होना है। तो अब आप देखिए, पहले क्या था उसकी शक्ल, शक्ल पे ध्यान दीजिए, बेलन, पहले उसकी शक्ल थी बेलन, उसमें से क्या काट दिया है, शंकु। बचे हुए ठोस का क्या निकालना हमने, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। इसकी फिगर क्या बनेगी, एक बेलन है, इस बेलन में से हमने उसी ऊंचाई का, क्योंकि उसमें लिखा है ना समान ऊंचाई, तो उसी ऊंचाई, समान ऊंचाई लिखा है, उसी ऊंचाई का शंकु हमने काट लिया है। तो जो शेष बचेगा बच्चों, उसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी, गोल, और यहाँ पर से यूं 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 ऐसे हमारा बच जाएगा। तो अब हमें क्या पूछा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों बाहर से बेलन के जैसे होगा, ये कैसे आपको समझाऊं, बाहर से तो इसकी शक्ल होगी बेलन की जैसे, और इसके इस बेलन के अंदर एक बन जाएगा शंकु, बेलन के अंदर ऐसे शंकु बन जाएगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन बाहर से, ये जो बाहर का इसका गोल वाला हिस्सा, एक गिलास टाइप का आप समझिए ना, एक ऐसा गिलास है ये बनेगा हमारा ऐसे ऐसे, ये कट गया है ऐसे ऐसे और ऐसे। अब ये इधर से राउंड है और ये ऊपर से खोखला है, यहाँ खोखला है, तो ये गिलास सा बनेगा। तो इसका बाहर का तो बन जाएगा पूरा पृष्ठीय, क्योंकि इसकी पीठ का क्षेत्रफल निकाले ना, तो बाहर से तो बन जाएगा ये बेलन जैसे। अब बेलन के हम अंदर से अगर हम झांकेंगे, तो बेलन के अंदर हमको एक दिखाई देगा शंकु, इस तरीके से बेलन के अंदर दिखाई देगा एक शंकु, ये। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr_l, और इसके नीचे से बॉटम कैसे दिखाई देगा इसका, यहाँ पे दिखाई देगा हमको वर्ग। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर से πr_l, और प्लस ये जो नीचे का आधार है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि इसकी 3 पीठ हो गई, बाहर की पीठ हो जाएगी इसकी बेलन की, तो 2πr_h, अंदर की हो जाएगी πr_l शंकु की, और प्लस इसका जो नीचे तली है वो हो जाएगी वृत्ताकार, तो उसका हो जाएगा πr²। तो हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब हमें इसकी एल भी निकालनी पड़ेगी, तो इसका हम साफ सा एक चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक साफ सुथरा सा चित्र बना लें। ये एक क्या था, बेलन था,
इस बेलन में से हमने एक शंकु को काट लिया है। अब इसका जो पृष्ठ बचेगा हमारे पास वो इस तरीके से बचेगा। बाहर की तरफ से बेलन बचेगा, अंदर की तरफ से शंकु बनेगा और नीचे इसका क्या रहेगा, इसका तली भी रहेगी। नीचे या ऊपर इधर भी एक साइड इसकी क्या रहेगी, तली रहेगी। तो इतना हमने काट के बाहर फेंक दिया है, तो तली इसकी रहेगी। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr/h प्लस शंकु का होता है πr/l और प्लस इसकी जो तली है उसका हो जाएगा πr²। तो अब हम इसमें पाई और आर को कॉमन ले लेना है। पाई आर क्या ले लेंगे हम, कॉमन। तो अंदर बचेगा हमारा 2h प्लस l और प्लस r। ये बनेगा बच्चों हमारा फॉर्मूला। अब हमको इसमें l नहीं दे रखी है तो हमको इसकी l भी निकालनी पड़ेगी। तो इसका l हम कैसे निकालेंगे, l के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है l² होता है h² प्लस r²। ये तो आप पहले सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, l। तो l² होता है r² प्लस h²। तो l² r हमें दे रखी है इसकी 1.4 इसका बच्चों व्यास है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.7 का स्क्वायर और ऊंचाई इसकी है 2.4, तो इसका स्क्वायर। तो हमारा निकल जाएगा 0.49 प्लस 5.76। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। तो l² आ जाएगा हमारा 6.25, तो l आ जाएगा हमारा 2.5। ये तो सभी को पता होगा ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख लूँ। एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ, फिर साफ साफ लिखती हूँ। l² आ गया मेरा 6.25, इसको याद रखिएगा। तो l आ जाएगा 2.5, क्योंकि 2 नंबर पहले डेसिमल है ना। चलो मैं समझा ही देती हूँ। l² आया है 2.5, तो l हो जाएगा बच्चों, सॉरी 0.25, 625 था बच्चों, 625 था l², 6.25 ये था। तो l हो जाएगा बच्चों 625 अपॉन, इसको पहले दशमलव में बदल दो और इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 10, ये स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये आ जाएगा 2.5। l आ गया मेरा 2.5। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो उसके बाद ये फार्मूला हमने भी निकाला था, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या कर देंगे, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर की जगह कितना था 0.7। क्वेश्चन को बेटा नोट कर लीजिएगा, है ना, जो भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और एच कितना था हमारा, 2 गुणा गया एच की वैल्यू थी हमारी 2.4। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। प्लस एल की वैल्यू निकाली थी 2.5 और प्लस आर की वैल्यू निकाली थी 0.7। इसको पहले बच्चों हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 0.7, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों बॉड मास लगेगा, पहले होगा मल्टीप्लाई। तो 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इन सब को जोड़ करके कितना आ रहा है बच्चों, 8। इसको जोड़ लीजिए, 8 7 और 5 12, 12 8 20 का 0, हासिल लगी 2, दशमलव आ जाएगा 2 4 और 4 8, 8.0 आ जाएगा इस पूरी ब्रैकेट को जोड़ करके। तो मेरे पास जो बच गया है, अब मैं नीचे वाले को डिलीट कर लेती हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको हटा सकते हैं। अब मेरे पास बच गया है
तो बच गया 22/7 इंटू 0.7 इंटू 8। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 7 एकम 7, ये बच्चों 0.1 हो जाएगा। अब हम 0.1 को 22 से गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे 8 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 1 17 और 1 नंबर पहले डेसिमल। तो आप कैलकुलेशन को बच्चों चेक कर लीजिएगा कि सही है गलत है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या जाएगा आंसर। तो बच्चों इस पेपर को आपने प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।